इन 25 सालों के बाद आज जब हम देखते हैं तो क्या सीखा हमने इससे, क्या गलतियां उस वक्त हुई थी, क्या बदला है? हमने बहुत कुछ सीखा ज़रूर कि एक तो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के मामले पे मैं इसको इतना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता, मैं इसको ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल फेलियर मानता हूँ। हमने तो पहले सोचा था कि बालाकोट के बाद जो है पाकिस्तान ठंडा हो जाएगा। हम रिएक्टिव मोड में आते हैं। अच्छा, आपने पुलवामा किया, हमने बालाकोट कर, आपने उरी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दिस इज नॉनसेंस। इस बात को हम मान के चल रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, घुसपैठ भी कम हुई है, ये तो नहीं हुआ, घुसपैठ तो होती रही। आप किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, जब तक वो सत्ता में है तो वो भारत का झंडा लेकर के चल रहे हैं। आखिर में सब कुछ राजनीति से चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज के एपिसोड में मौजूद हैं मनोज जोशी और सुशांत सरीन। करगिल युद्ध के 25 साल हो गए और हाल ही में लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध को याद करते हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने वाला जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हुआ है। पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी और याद किया उन वीर सैनिकों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। और करगिल युद्ध तो हम जीते, लेकिन उसके बावजूद 25 साल बाद भी ये सवाल उठते हैं कि उस वक्त क्या गलतियाँ हुई, क्या चूक हुई थी जो आज हमने उससे क्या सीखा है। तो आज के गोलमेज में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के इस इलाके में, घाटी के अलावा अब जम्मू के क्षेत्र में भी जिस तरह के आतंकी हमले देखे जा रहे हैं आए दिनों, वो उन पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, किस तरह से ये घुसपैठ हुई है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे गोलमेज के इस एपिसोड में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो 25 साल हो गए हैं करगिल युद्ध को, हमने अपने सैनिकों को याद किया है और उन कुर्बानियों को याद किया है। श्रद्धांजलि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी देना चाहते हैं। पर मनोज जोशी, इन 25 सालों के बाद आज जब हम देखते हैं तो क्या सीखा हमने इससे, क्या गलतियां उस वक्त हुई थी, क्या बदला है? गलतियों का तो लंबा लिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। और कारगिल रिव्यू कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कई जो हैं वहाँ गिनाए गए वहाँ पे। और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिफॉर्म की प्रोसेस सामने रखी। तो हमने बहुत कुछ सीखा ज़रूर कि एक तो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के मामले पे फरवरी में आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी लाहौर गए और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी गए और बस सर्विस का शुरुआत किया। उसी समय जो है, उसी टाइम पर जनरल मुशर्रफ और पाकिस्तान आर्मी जो है वो कारगिल में अपनी पोजीशन ले रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था कि हम नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान में क्या वहाँ पे डिवीज़न है आर्मी और सिविलियन अथॉरिटी के बीच में। ये तो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है। टैक्टिकल इंटेलिजेंस का भी फेलियर हुआ कि जब ये पाकिस्तानी घुसपैठी अंदर आए तो हमको पकड़ लेना चाहिए था। वहाँ पे हमारे पास या तो आप हवाई जहाज़ से पेट्रोलिंग करते हैं उसके दरमियान, और या फिर आप ग्राउंड पेट्रोलिंग करते हैं, पर दोनों तरह से वो पकड़ में नहीं आए। आपको मालूम है कि कुछ जो शेपर्ड थे वहाँ पे, उन लोगों ने सबसे पहले संकेत किया कि पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। जी जी हाँ। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर तो ज़रूर था बहुत बड़ी तादाद। जी, मैं पढ़ रही थी क्योंकि अभी हमने 25 साल उसके करगिल के पूरे हुए और बहुत सारी चर्चाएं उसके ऊपर हुई सुशांत। और एक्सप्रेस में भी एक रिपोर्ट छपी कि जो हमारे सेना के अफसर हैं, कई सारे लोगों ने इन बातों को सामने लाया है कि बहुत सारी इनपुट्स, इन्फॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस भी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगातार ये दिखाई दे रहा था। एज अर्ली एज 1998 के ही शुरुआत, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फुटप्रिंट्स थे कुछ इलाकों में, स्नोबाउंड इलाकों में, कई जगहों पर कई इंक्रीज्ड एक्टिविटी दिखती थी। लेकिन शिकायत और सवाल अभी भी ये है कि उस वक्त भी जो चेन ऑफ कमांड है, जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, उस पर काम नहीं किया गया। तभी ये कहा गया है, लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह जो GOC थे उस समय में, और उन्होंने 27 राजपूत बटालियन को कमांड किया था, उनका ये कहना है कि हमारी ये जीत तो थी, टैक्टिकल जीत थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक फेलियर था। नहीं, मैं ये नहीं मानता। इनफैक्ट एक लिहाज से स्ट्रैटेजिक सक्सेस हमारी ज़्यादा थी, क्योंकि कारगिल के युद्ध के बाद पाकिस्तान की जो छवि है वो बहुत ज़्यादा धूमल हुई थी दुनिया भर में। लेकिन मैं इसको इतना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता, मैं इसको ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल फेलियर मानता हूँ।
क्योंकि देखिए जैसे आपने खुद बताया और मनोज बेहतर जानते हैं, आपके पास सारी की सारी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी। जब वाजपेयी जी गए थे, मनोज मेरे को नहीं याद अगर आप भी वहाँ पर थे, मैं तो लाहौर में था उस समय, उसी समय ये बाज़गश्त चल रही थी कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष वगैरह थे उन्होंने जाके वाजपेयी जी को रिसीव नहीं किया था और सैल्यूट नहीं किया था, कोई टोपी नहीं पहनी थी, कुछ इस टाइप की चीज़ें बातें हो रही थी, सैल्यूट नहीं किया वगैरह वगैरह, और ये बातें हो रही थी कि दरार है इनके बीच में। अच्छा, हमारे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल फेलियर में इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो तमाम जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको कोलेट करके आपको एक पिक्चर बनानी होती है कि ये बात कहाँ जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पर इतना उत्साह था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अब अमन और चैन हो जाएगा और शांति प्रक्रिया शुरू हो गई है कि शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का दोगलापन होगा या इस तरीके से आपके साथ विश्वासघात इसका होगा। तो इतिहास है कि जब दोस्ती बढ़ी और जब आना जाना हुआ है तो फिर तभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये बेवकूफ़ी तो हमारी थी ना, ये तो आपको उस समय सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगे थे और क्या आपको सबसे ज़्यादा सतर्क तो उसी समय रहना चाहिए ना। इंटेलिजेंस की जो बात होता है, जो इंटेलेक्चुअल फेलियर कह रहे हैं, इंटेलिजेंस के दो हिस्से होते हैं। एक तो हिस्सा होता है कि इंफॉर्मेशन, मतलब जो दूसरा होता है असेसमेंट। असेसमेंट पे हमारा फेलियर रहा है, उस समय फेलियर रहा, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस में फेलियर रहा, टैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि सब ये इनपुट्स थे पर आप वो इनपुट्स को आप नहीं कर पाए। पर वो इंटेलिजेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो वही होती है जी। यही चीज़ जो है हमारे साथ दोबारा फिर ईस्टर्न लद्दाख में हुई 2020 पे। जी 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 इंफॉर्मेशन थी, आप हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, यूएवी उड़ाते हैं, आपको पता लगता है कि चीनी फौज वहाँ आए, आप समझते हैं कि ये तो एक्सरसाइज के लिए आए हैं, कोई और वजह से आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं, और उस समय कोविड था। यहाँ असेसमेंट जो है गलत निकला। तो ये असेसमेंट की फेलियर जो है इसको भी हमको समझना चाहिए इसमें, और वहाँ पे बुद्धि की बड़ी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी लगातार उस रिपोर्ट में भी है, कारगिल रिपोर्ट अभी भी एक ये 25 साल होने के मौके पे कई पूर्व से आर्मी ऑफिसर्स ने मिलकर बातचीत भी की, उसमें कई ऐसे जानकारियां सामने उन्होंने दी हैं और कहा है जिसमें ये कहा कि बार बार इन्फॉर्मेशन आ रही थी और हम लोग बार बार कह रहे हैं, वो 98 से लिखा हुआ है, 98 से आ रहा था, और वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे मशकों में फुटप्रिंट्स देखे जा रहे थे, ये लोग सॉर्टीज दे रहे थे, तब उन्होंने देखा था कि उधर काफ़ी इंक्रीज्ड एक्टिविटी है, जनरल मुशर्रफ बार बार उधर विजिट कर रहे थे और ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, पर एक्शन जिस चेन ऑफ कमांड में लेना चाहिए था। फेलियर जो है ना, मुझे सुब्रमण्यम साहब ने बोला उसके रिपोर्ट के बाद, मैंने उनसे पूछा इसके बारे में, तो कहते हैं कि मुझे ये आश्चर्य है कि उन्होंने अनेक्शर नहीं छापे। उनकी उम्मीद थी कि अनेक्शर भी छापेंगे तब सब लोगों को पता लगेगा कि असलियत क्या है, पर सरकार ने ऐसा किया कि वो अनेक्शर नहीं छापे। अनेक्शर में इतना साफ था कि आप जानते हैं कि ये जो घुसपैठ हुई थी, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने की। वहाँ पे लड़ाई जो है उन्होंने ही लड़ी थी पाकिस्तान की तरफ से। तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का मूवमेंट जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है, मतलब गिलगिट बल्टिस्तान ये इलाकों में, उसको जो है हमारी RNAW जो है ठीक तरह से उसका हिसाब नहीं रख पाई। ये मुझे सुब्रमण्यम साहब ने खुद अपने पर्सनली बताया। जैसा हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इनपुट्स तो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके बावजूद एक्शन नहीं हुआ। पर आपने जो बात की 2020 की चीन की भी, वहाँ पे भी यही हुआ कि इन्फॉर्मेशन थी, दिख रहा था, टेल टेल साइंस हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप वहाँ पर भी हर साल ये होता था ना कि समर मंथ्स में जब गर्मी का मौसम आता था तो दोनों तरफ से एक्सरसाइजेज होती थी। क्योंकि उस समय कोविड था तो भारत के अंदर ये बोला गया कि अभी सारी आप एक्सरसाइजेज बंद कर दीजिए, लेकिन चीनी कर रहे थे एक्सरसाइज। आपने सोचा भाई ये तो नॉर्मल रूटीन का मामला है, तो नॉर्मली होता है कि जैसे ही वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं आप भी करते हैं, ताकि एक मिरर डिप्लॉयमेंट हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, ताकि वो कोई हिमाकत ना कर पाए। आपने नहीं किया तो वहाँ से उनको अंदर आने का मौका मिल गया। तो ये जो हमारे यहाँ पर एक होता है ना कि नहीं वो आदमी ये नहीं करेगा क्योंकि उसने मुझे बोल दिया है। अरे बाबा, विश्वासघात तो यही होता है ना, जब आपको बोल के आपके पीछे छुरी भोगी जाए। कहने का मतलब है कि हम हिंदुस्तानी अभी भी इतने मासूम हैं कि हम यकीन करते हैं। बोलिए, मासूम इस्तेमाल कर रही हैं। मैं बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। देखिए, मासूमियत तब होती है कि आपके साथ एक बार ये हो जाए, तो वो तो मासूमियत तो हम बार बार भरोसा, अगर बार बार हो तो फिर बेवकूफ़ी है। तो फिर हमने सीखा कुछ 25 सालों बाद
ये तो अगली बारी बता देंगे। आगे का रास्ता जो है वो अब हमने तो 2020 की तो बात बता दी है, अभी आज 2024 है। जी 2024 में ये जो जम्मू कश्मीर में की अगर हम बात करें और अब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं कि ये हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर घाटी थी वो जम्मू का रीजन अब कश्मीर घाटी बन गया है, क्योंकि आए दिन बार बार हमले हो रहे हैं, जम्मू में सेना को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ भी यही जाहिर है कि घुसपैठ तो हो चुकी है और काफ़ी समय से हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अब जागे, अब चौंक पड़े हैं। अभी भी नहीं जागे। साउथ ऑफ पीर देखिए पंजाब मैं तो ये मान रहा हूँ कि अभी भी नहीं जागे, और शायद हमारी जो असेसमेंट है वो अभी भी, और आई एम होपिंग कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए ये 3 साल से हो रहा है वहाँ पर, और मेरा मानना ये है कि शायद जो उन्होंने नेटवर्क अपना बनाना था वो बहुत बेहतर बना लिया है अब। और अगर हम ये सोचते हैं कि 20, 25, 50 लोग हैं और फ़ौजें भेज के हम इनको खदेड़ देंगे और ये चंद हफ्तों का, महीनों का मामला है, शायद हम उसमें गलत साबित तो होंगे। फौज की डिप्लॉयमेंट को भी तो लेके वहाँ पर हमने चूक की। अगर वहाँ पर से फौजें हटाई गई और जम्मू के इलाके को माना गया कि वहाँ पे शांति है, पीसफुल है वहाँ एक पर, तो शांति है, और दूसरा 2020 में जो ज़रूरत पड़ी है आपको आपने शिफ्ट ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे आपने शिफ्ट किया, और जो पाकिस्तानी साइड है वो तो बहुत कड़ी नज़र रखती है वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि जहाँ की डिप्लॉयमेंट कम हुआ वहाँ पे वो अपना घुस आए जब भी, जहाँ भी मौका मिला। अब सवाल ये है कि आपने अपनी पीठ थपथपाई, कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट में ये कर दिया, और आप और क्या कर पा रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान को ये एकदम मैसेज मिले कि साहब ये चीज़ नहीं कर सकते हैं आप। हमने तो पहले सोचा था कि बालाकोट के बाद जो है पाकिस्तान ठंडा हो जाएगा, पर अब ये दिख रहा है कि क्योंकि घुसपैठिए और कहीं से तो नहीं आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं और कौन है। जब आपको ये मालूम है तो फिर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को आप आड़े हाथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये कमजोरी है। सुशांत आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए वो बात मनोज की बिल्कुल सही है, और उसमें कमज़ोरी हमारी ये है कि ये हमारे को प्लान करना चाहिए था कि आपने अगर बालाकोट किया, उसका असर हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन उसका असर ताहाल रहेगा ये बात नहीं थी, राइट? उसमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक उसका एक असर रहेगा, उसके बाद वो दूसरा आदमी भी कुछ ना कुछ कोशिश करेगा ताकि उसकी टोटल विफलता ना हो जाए। तो वो कर रहे थे कोशिश। अब आपको पहले एंटिसिपेट करना चाहिए कि यार आगे ये अगर होगा तो हमारे अगले कदम क्या उठाएंगे। और हमारे यहाँ पर शायद प्लानिंग में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ये एक बहुत बड़ी विफलता है कि हम रिएक्टिव मोड में आते हैं। अच्छा, आपने पुलवामा किया, हमने बालाकोट कर दिया, आपने उरी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दिस इज़ नॉनसेंस, राइट? इसकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास कोई इस तरीके का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आप जो युद्ध है आप दूसरी तरफ लेके जाएं, बनस्बत इसके कि उसने कुछ किया उसके बाद आप रिएक्ट करें। और अपने घर तो आपने वो क्या अपनी रणनीति बनाई हुई है जो मनोज बात कर रहे हैं कि आप इसको कैसे डिसवेड या डिटर कैसे कर सकते हैं? डिटरेंस जो है, इसकी असल बात डिटरेंस की है। उसको डिटर किया जाए, उसको ये सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा नहीं करेगा। तो यही हमारी उम्मीद थी बालाकोट के बाद। तो वो डिटरेंस नहीं रहा, डिटरेंस नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने कश्मीर की जो आम जनता है वो अभी भी जो है नाखुश है। जी, मैं वही आपसे पूछना चाहती थी कि अभी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई और इतने बड़े पैमाने पर हुई है पिछले 3 सालों से, सुशांत आप कह रहे हैं कि हो ही रही होगी ये, तभी जम्मू में अभी इतनी ज़्यादा मौजूदगी है, हर दूसरे दिन ये हमला है, तो लोकल सपोर्ट वहाँ पर अब वापस मिल रहा है क्योंकि बीच में ये कम हुआ था। पर देखिए, लोकल सपोर्ट भी अगर आप देखें तो कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ की जो गाँव हैं वो हिंदू मुस्लिम मिक्स हैं, और जहाँ पे कुछ तो ऐसे इलाके हैं, कठुआ जैसे है, वहाँ तो हिंदू मेजॉरिटी है, उधमपुर में हिंदू मेजॉरिटी है जी। तो इसका मतलब वहाँ पर भी अगर ये अपने मेरा कहने की बात यह है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर जो समर्थन मिल रहा है वो मुस्लिम एलिमेंट से मिल रहा है वहाँ पे, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। हाँ, हम अस्यूम कर रहे हैं। जैसे डोडा है और इन तमाम इलाकों में या साउथ ऑफ पीर पंजाल अगर एक्शन शिफ्ट किया है तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे लोकल्स, तो वहाँ पे इसका मतलब उन्होंने अपने नेटवर्क जो है स्लीपर सेल्स बनाने में जो है वो लोग सक्सेसफुल रहे हैं। अपने किसी वजह से, किसी तरह से उन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया है, और कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी उनके हाथ में कुछ ऐसी है, आधुनिक है, जिससे कि ठीक तरह से हाथ नहीं आ पा रहा है। और ये इलाका मनोज, मुझे एक चीज़ था, आपने तो किताब भी लिखी है कश्मीर की इंसर्जेंसी के ऊपर। आप मुझे बताएं, जब कश्मीर में 89-90 में इंसर्जेंसी शुरू होती है, उस समय यही हालात नहीं थे कि हाँ, आपकी जो फ़ौज थी या आपकी जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो कौन सी राइफलें लेके घूम रहे थे, और जो आतंकी थे वो क्या लेके आ रहे थे? वो AK-47 लेके आ रहे थे। आप 1940 वाले या 1960 वाले आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे। वो मेरे को अभी भी याद है, वो केनवुड वाले सिस्टम, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग वाले, विच वाज द लेटेस्ट एट दैट टाइम, वो इस्तेमाल कर रहे थे। आज भी वही हो रहा है। तो हम हरदम आज और भी आधुनिक है। नो, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई मेंट तो कि Bluetooth आपके और पास ये- जो कुछ है उससे बेहतर सामान आतंकियों के पास है। आपके पास जो राइफल्स जिस तरीके की आप यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग की, आपकी सोच की, और आपको पता था 2021 में कि जब अफगानिस्तान में, काबुल में ये जो हालात हैं, उसके बाद जो आएंगे सरकार यहाँ पे आगे की, गिरी जी। और उसके बाद जो वो सारे असले का बाजार गर्म हुआ, वो इधर ही आपको आया। पता था कि ये असला कुछ तो आएगा ना यहाँ पर, और वो कुछ आ रहा है दो अब। चीज़ें ना, एक तो आप इल इक्विप्ड हैं बीबी, आपके पास पुराने हथियार हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम जो वो है वो पुराना है, जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, जो जम्मू में या साउथ ऑफ पीर पंजाल जो एक्शन शिफ्ट किया है, उसकी वजह वहाँ पर सेना की मौजूदगी कम, दूसरे की इंटेलिजेंस अगेन, जिस इंट्रूजन्स हो रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, आपको पता नहीं है, आप प्रिपेयर्ड नहीं है। लोकल सपोर्ट उन इलाकों में भी मिल रहा है उसका क्या? एक और भी लोकल सपोर्ट का एक और जो फैक्टर है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं नगमा, जो कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीति है जी। उसमें या तो बात होती है कश्मीर की वादी की, या बात होती है जम्मू की। जो वो बीच का सारा इलाका है उसकी कोई बात नहीं करता। उनकी भी तो एस्पिरेशन है, उनको किसने कॉन्फिडेंस में लिया है? और वो तो खैर बहुत बड़ा तबका उसमें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं जी। वो अलगाववाद में उस लिहाज से नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक कम्युनल टेंशन भी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, और दूसरी जो वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है कि राजनीतिक तौर पर एक लिहाज से वो फील करते हैं कि हमारे को निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारी तो कोई बात ही नहीं करता। तो पॉलिटिकल तो नेग्लिजेंस एक वजह है, वो भी एक फैक्टर आपने है कहा कि जो लोग कहीं ना नाखुश कहीं हैं। इसमें देखिए, फीड कर जैसे रहा मैंने है। आपसे कहा कि लोग नाखुश हैं, और किसी वजह से जो जिन घुसपैठियों को पाकिस्तान से भेजा गया है वो काफ़ी काबिल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग हैं, मतलब जो उनके जो टॉप कमांडो होते हैं। जी। और एक दूसरी बात यह है कि वो इलाका जो है काफ़ी कठिन है, बहुत बहुत बड़ा Geographically। इलाका है। मतलब पूरा हिसाब लगा लीजिए आप, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है पुराना, अब तो डोडा डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया है, पर जो पुराना डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो करीब करीब वादी के बराबर ही है। तो वो माउंटेन के एरिया में क्या है कि आपकी टैक्टिक्स बदलनी चाहिए। अभी मुझे नहीं मालूम, इतना मुझे मालूम है कि जब पहली बार ये हुआ था डोडा में, आपको याद होगा जब डोडा की बात होती थी, उस समय एयरफोर्स कोई मदद नहीं देती थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के दरमियान आप वहाँ पे कमांडो अपने पहाड़ के ऊपर चढ़ा दें, आप ऊपर चढ़ते जाएं तो वो आपको एक दिन लगेंगे। जी। एक दिन में तो वो दूर से देख लेता है कि यहाँ से कोई आ रहा है। अगर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, रात को हेलीकॉप्टर में वहाँ पे कमांडो भेजें, टैक्टिक्स मैं समझता हूँ कि कुछ टैक्टिक्स में भी काफ़ी कमी है। अभी मुझे नहीं मालूम कि इस समय आजकल के हालात में एयरफोर्स कितना समर्थन कर रही है, पर पहले एयरफोर्स ने समर्थन ज़्यादा नहीं दिया था। तो इधर इतनी ज़्यादा ये हमले हुए, सेना के ऊपर हमले हुए, शहीद हुए हमारे सैनिक, जाहिर है कि उसके बाद ये चर्चा हो रही है और टैक्टिक्स भी बदली जाएगी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक बात जो सुरक्षा को लेकर होती थी मनोज जोशी के 370 के बाद से, कि वहाँ पर इस इलाके को ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है, और ये हम फिर इस बात को हम मान के चल रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, घुसपैठ भी कम हुई है। ये तो नहीं हुआ, घुसपैठ तो होती रही, और वो भी जम्मू के क्षेत्र में, ये घाटी की बात नहीं है। तो सवाल इस पे भी उठते हैं कि क्या बदला वहाँ पे कश्मीर में? आप देखिए, मैंने तो कहा आपसे कि जहाँ तक कि वादी का सवाल है, वहाँ आपने 370 के चक्कर में पूरी वादी को नाखुश कर दिया। जो भारत के साथ भी जो नेता थे, जैसे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मेन स्ट्रीम थे, उनको भी आपने नज़रबंद रखा। सभी नाखुश हैं। तो क्योंकि कोई भी इंसर्जेंसी में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो जो है मिलिट्री से आप उनको कैसे दबाएं,
और दूसरा है कि पॉलिटिक्स से कैसे जो है उनसे समझौता करें। दोनों का मिक्स होता है, और यहाँ पर तो तीसरा मिक्स में वो है पाकिस्तान। तो कश्मीर में जो भी समझौता होता है उसमें आपको मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना है सही तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, लोकल जो आबादी है उनको अपनी तरफ करना है, और नंबर 3, किसी तरह से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है। जब तक ये 3 साथ ना चलें, ये नहीं अगर आपने एक किया एक टाइम पे और दूसरा फिर उसके बाद किया, वो नहीं चलेगा। तो ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है लोकल लोगों को खुश करने की जो बात है। नहीं, मनोज जो कह रहे हैं वो मैं उनके साथ सहमत हूँ अप टू अ पॉइंट। देखिए, कश्मीर की में जो राजनीति रही है ना, मनोज ने बात की फारूक अब्दुल्ला की, अब आप किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, जब तक वो सत्ता में हैं तो वो भारत का झंडा लेकर के चल रहे हैं। जिस दिन वो विपक्ष में जाते हैं वो एक सॉफ्ट अलगाववाद की बातें शुरू कर देते हैं। आप फारूक अब्दुल्ला का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आप महबूबा मुफ्ती तो खैर सत्ता में रहकर भी करती थी। तो कश्मीर की जो राजनीति है उस राजनीति को आप बदल नहीं पाए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो मानता हूँ कि जो 370 ख़त्म किया बहुत अच्छा कदम उठाया, उससे राजनीति पे फर्क पड़ना चाहिए था। उसमें उसके बाद आपको जो राजनीतिक पहल करनी चाहिए थी या जो राजनीतिक इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे वो आपने नहीं लिए, और जो आपने लिए वो इतने भोंडे थे कि वो टोटली कोलैप्स कर गए। भाई, आप गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई, पता भी नहीं हो, उनको खुद नहीं पता होगा उस पार्टी का नाम क्या है, ठीक है ना। फिर एक अपनी पार्टी बनी, वो कहाँ है, अपनी है पराई है, किसकी है, किसी को नहीं पता। एक तो ये पहलू रहा वहाँ पर। दूसरा ये रहा कि आप, क्योंकि कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं आया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बदला, तो हालात एक लिहाज से बेहतरी की तरफ उस तरीके से नहीं बढ़े जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे, और वो एक बहुत बड़ी विफलता है जो हमारे को पहचाननी चाहिए। और तीसरी चीज़, प्रशासनिक तौर पर मेरे ख्याल आपने बहुत गड़बड़ियाँ की। पहला, आपने जो LG भेजा वो उसको कुछ पता ही नहीं था, उसका ना इंटरेस्ट था। वो आपने उत्तर प्रदेश से मुर्मू साहब जो थे जिनको भेजा था शुरू में, फर्स्ट वाला। फिर आपने मनोज सिन्हा जी को भेजा, वो कुछ अरसा वो थोड़े सक्रिय रहे, उसके बाद उनके बारे में या उनके प्रशासन के बारे में जिस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, आई थिंक कोई भी जो दिल्ली में बैठा हो उसको चिंता जतानी चाहिए थी कि यार ये कैसे सवाल उठ रहे हैं इनके बारे में, या इनकी सत्ता के बारे में या प्रशासन के बारे में। वो उस पर आपने कोई कदम नहीं उठाया। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं अब उसका क्या निवारण? देखिए, जहाँ तक कि जो सुशांत कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 370 अलग क्या, चलिए वो राजनीतिक वजह से किया, आइडियोलॉजी की वजह से किया, पर 370 तो खोखला था, गया अपना नाम का था, पर उसकी एक साथ एक सेंटिमेंट थी। सेंटिमेंट को आपने एड्रेस करना था लोकली, पर वो आप नहीं कर पाए। वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेंटिमेंट एड्रेस करना था, जिसकी वजह से आप बार बार कह रहे हैं कि लोग नाखुश रहे। हाँ। तो अब वो लोगों को ऐसा दिखाया तो गया कि सब खुश हैं, साथ चल रहे हैं। देखिए, ये 370 जो है वो केवल कश्मीर में था, पर और प्रांतों में और ऐसे सेक्शन हैं जिससे कि लोगों से ये कहा जाता है कि आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट। आप देख रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश पीछे पड़ा हुआ है कि हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। सबको स्पेशल स्टेटस अच्छा लगता है, हर इंसान को स्पेशल जो है कोई कहे कि मैं स्पेशल हूँ, उससे ये होता है ना कि आप ब्रिज बना लेते हैं, बेशक वो गिर जाएं उसके बाद। आपको जो है यह तो राजनीतिक जादू होता है, जिससे कि आपको ये दिखाना है कश्मीरियों को कि साहब आप जो है, आप किसी औरतों को है ये ना, आपकी वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब जो घाटी में हो रहा था वो तो इधर भी शिफ्ट हो गया इतना ज़्यादा ना, जहाँ जम्मू आपको शांतिपूर्ण लगता था, पीसफुल लगता था, जहाँ आपको विश्वास था कि लोग साथ में हैं, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ के लोग भी नाखुश हो गए हैं या वो निगलेक्टेड है वो एरिया? नहीं, कुछ हद तक तो निगलेक्टेड है, कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि हमको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ये ग्रुप्स जो हैं जो अंदर आए हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने हैं, 2-2, 3-3 लोग हैं कहीं पे शेल्टर कर रहे हैं जी। और एम्बुश अभी मनोज ये साफ मुझे मालूम है कि ये क्लियर नहीं है, क्योंकि कई लोग कई और राय देते हैं कि ये और बड़ी तादाद का ऑपरेशन है। मैं नहीं समझता हूँ ज़्यादा बड़ी तादाद, क्योंकि पाकिस्तान एक बार, हम कारगिल से हमने शुरुआत की थी, तो कारगिल जो था क्या था, कारगिल जो था पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। सुशांत भी यही कहे कि जब नवाज शरीफ यहाँ से दौड़े बेजिंग गए, बेजिंग में उनको वापस कर दिया गया,
बीजिंग ने कहा कि हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। जी जी हैं? उसके बाद दौड़े दौड़े अमेरिका गए। अमेरिका में उनको बिल क्लिंटन ने साफ कह दिया कि जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी जो है उसको कायम किया गया सबसे जी, पहले। तो उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फ़ायदा हमको उससे हुआ। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो है हमको उसी नज़र से देखना चाहिए कि असेसमेंट हमारी होनी चाहिए, कहीं पे कुछ सोच सुझाव होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि केंद्र जो है उतना दिमाग नहीं लगा रहा है इस इशू पे, मतलब दिमाग नहीं लड़ा रहा है। चलिए आर्मी चीफ चले जा चुके हैं, BSF वाले जा चुके हैं, मीटिंगें हो चुकी हैं, पर ये तो हायर लेवल तक होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के लेवल पे असेसमेंट होनी चाहिए और असेसमेंट के बाद कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। दिखना चाहिए कि आपने कोई ठोस दिखना चाहिए, कदम उठाया। दिखना चाहिए। और किसी कदम का कम्युनिकेशन हम लोगों को भी, आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि हाँ साहब हम कुछ कर रहे हैं। हम लोग रोज लिखते हैं, कभी कहते हैं, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई एम्बुश होता है, कोई शहीद हो जाता है जी। पर ये नहीं लग रहा है कि हमारी जो एक संयोजित तरीके से एक ये जो Action लिया जा रहा है। रणनीति एक्शन लिया बनी जा हुई रहा है। है। चलिए, तो ये बातचीत हम यहाँ ख़त्म करेंगे, पर उसके पहले आप दोनों से एक सवाल कि ये लग नहीं रहा है कि हम संयोजित तरीके से कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर करगिल के 25 साल हुए, अब आप उसको देखें इस कॉन्टेक्स्ट में कि फिर जम्मू कश्मीर में क्या इस वक्त हो रहा है, और ख़ास करके जो इलाके शांतिपूर्ण थे वहाँ भी ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। तो वो सवाल फिर उठते हैं कि वो सवाल बने हुए हैं कि हमने, हमारी रणनीति क्या रही, हमारे, जैसे आपने कहा ना कि रिएक्शनरी है, हम जवाब दे रहे हैं, सिर्फ हमने पहले भी बचाव के लिए कुछ नहीं किया है, डिफेंसिव, कि ये ना हो। यार नगमा, ये सिर्फ कश्मीर का ही मामला नहीं है, पंजाब में भी तो यही हो रहा है ना। आपने बिल्कुल आतंकवाद को ख़त्म कर दिया था, निस्त नबूद कर दिया था, और आज क्या हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मनोज फिर बड़े सक्रिय जर्नलिस्ट थे उस ज़माने में, मेरे से बेहतर जानते हैं, हालात वहीं पे जा रहे हैं जो 1980 के दशक में थे। तो आपने सब सुलझा लिया था, उसके बाद आपने बिगाड़ पैदा कर एक दिया। तरह से यही हमने कश्मीर में किया। आपने एक लिहाज से, एक सुरक्षा के नज़रिए से आपने हालात को बहुत बेहतर कर लिया था, लेकिन फिर वो स्लाइड शुरू हुआ। उस स्लाइड जब शुरू हुआ तो किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये शायद कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम लगती है तो मुझे। ये कोई मोर ऑफ राजनीतिक समस्या ज़्यादा लग रही है, पॉलिटिकल फेलियर रादर देन। देखिए, आखिर में सब कुछ राजनीति से चलती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन तो एक उसका पहलू होता है, जी। राजनीतिक पहल जो है उसमें काफ़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। तो वो पॉलिटिकल विल जो है वहाँ पे कमजोरी अभी भी नजर आती है। पॉलिटिकल विल का सवाल नहीं है, पॉलिटिकल अटेंशन, मतलब पहले उसको पॉलिटिकल प्लान क्या है आपका? प्लान क्या है? नजरअंदाज ही plan आप क्या एक है? तरफ से हाँ, कर रहे हैं, और हाँ, जैसे आपने कहा ना कि कुछ होते हुए दिखना भी चाहिए, दिखना कि हम कुछ चाहिए। सक्रिय हैं और हम कुछ और हम हमको कर ये लगना चाहिए कि हाँ साहब, अब लोग जो है, जो हम कारगिल की बात करते हैं कि कारगिल में जो कुछ हुआ था उसके बाद सरकार ने कारगिल रिव्यू कमीशन तो खड़ा किया, जी। अच्छी रिपोर्ट लिखी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट अभी भी पब्लिक है, सबके हाथ में है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर इसके बारे में आजकल जो हो रहा है उसके बारे में भी तो कुछ हमको पता होना चाहिए कि कुछ हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कि असेसमेंट क्या है आपकी। जी। पर हम जो है खामोशी एक किस्म की सामने नज़र आ रही है। इन एब्सेंस ऑफ दैट असेसमेंट और एक जो मिलकर कोई कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं, एनालिसिस की क्या हुआ क्या नहीं, पर क्या सरकार की तरफ से कदम लिया जा रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, वहाँ पे भी कमी नज़र आ रही है। या जैसे आपने कहा कि अटेंशन जो है वो उस तरफ उतना नहीं है। तो धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। गोलमेज के इस एपिसोड में इतना ही, शुक्रिया।